क्या है सौम्या सलोनी केस? क्यों इसने बेंगलुरु की गलियों में खौफ का माहौल बना दिया? और क्यों 2012 में घटी इस घटना ने आज भी लोगों की नींद उड़ा रखी है? इस केस का असली मास्टरमाइंड कौन था? और क्या उसे उसके किए की सजा मिली या फिर नहीं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस केस फाइल में। तारीख थी 22 अक्टूबर 2012, जब सुबह के वक्त बेंगलुरु सिटी के राजाजी नगर थाने में परेशान घबराते हुए दो लोग आते हैं, जो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे। ये पुलिस को बताते हैं कि कल यानी कि 21 अक्टूबर की दोपहर में इनका बेटा 2 व्हीलर लेकर निकला था, लेकिन वो कहां जा रहा है इस बात की जानकारी उसने अपने माँ बाप को नहीं दी। कुछ समय बाद जब पेरेंट्स ने बेटे को कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आया, जिससे माँ बाप की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि नितेश का फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं जाता था। इसके बाद ना तो बेटे का कॉल आया और ना ही वो खुद आया। देखते ही देखते पूरी रात गुजर गई और वो बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। पेरेंट्स जब अपने बेटे का नाम, उसका हुलिया, रंगरूप बताते हैं तो पुलिस के माथे पर शिकन पड़ जाती है और पुलिस सोचने लगती है कि कहीं इनका बेटा वही तो नहीं है जिसकी लाश कुछ समय पहले मिली है। दरअसल 22 अक्टूबर की सुबह कर्नाटक बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के बनर घाटा नाम की जगह पर शिलिंद्रा दौड़ी रोड पर कुछ लोगों को एक अजीब सी चीज दिखाई दी थी। रोड के पास एक गड्ढा बना हुआ था, जिसमें लोगों को इंसानी शरीर के पड़े होने का एहसास हुआ और उन्होंने जब इसके पास जाकर देखा तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये एक लड़के की लाश थी और आसपास खून फैला हुआ था। लोगों ने तुरंत इस लाश के बारे में पुलिस को जानकारी दी और लाश का नाम सुनकर पुलिस के कान भी खड़े हो गए और कुछ ही देर में बैनर घाटा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अपनी टीम लेकर यहां पर आ पहुंचे और जल्दी से लाश की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। लाश के सिर को देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि इसके सर पर पत्थर जैसी कोई भारी चीज मारी गई है और जब आसपास छानबीन की गई तो बड़ा सा पत्थर भी हाथ लग गया। पुलिस ने जब लाश को बारीकी से चेक किया तो गले को दबाए जाने के निशान भी मिल गए, यानी कि इस लड़के की मौत गला दबाकर सर पर वार करके की गई थी। लड़के के चेहरे को भी बुरी तरह से जख्मी किया गया था, लेकिन फिर भी उसको पहचानना मुमकिन था। पुलिस के सामने लाश तो थी, पर यह किसकी थी और कहां से इसे लेकर यहां पर फेंका गया था? इन सवालों के जवाब अभी भी जानना बाकी था। इसलिए पुलिस ने लाश के पास से डॉक्यूमेंट या मोबाइल ढूंढने की कोशिश की, पर पहचान करने के लिए ना तो मोबाइल था और ना ही कोई कागज। इसलिए अब पुलिस ने आसपास के लोगों से इसकी पहचान करने को कहा, लेकिन अफसोस कि यहाँ के लोग भी इस लड़के को नहीं पहचानते थे। ये देखकर पुलिस समझ गई कि जरूर ये लड़का कहीं दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखता है और इसे यहाँ पर लाकर मौत के घाट उतारा गया है। अब पुलिस के लिए इस लाश की पहचान करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन पुलिस भी कोशिश में लगी रही और पुलिस ने नोटिस किया कि शव के कपड़ों पर वोमिट के कुछ धब्बे हैं, यानी डेथ से पहले उसने उल्टी की थी और पास में ही पुलिस को वोमिट के अंश भी दिखाई दिए। ये देखकर पुलिस को अब कंफर्म हो गया कि इस लड़के को यहीं पर लाकर मारा गया। तभी उल्टी के अंश यहाँ जमीन पर मौजूद है। शुरुआती सभी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने लाश को पैक कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि इसकी मौत की असली वजह पता चल सके। इस लावारिस लाश की फैमिली के बारे में जानने के लिए पुलिस ने आसपास सभी पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दी, ताकि अगर इसके पेरेंट्स ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई हो तो उन्हें अपने बेटे की लाश मिल सके। पुलिस ने दूसरे थानों में लड़के की उम्र के साथ साथ उसका रंग रूप, कद काठी सब कुछ बता दिया। ये हुलिया ठीक वैसा ही था जैसा 22 अक्टूबर को राजाजी नगर थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए पेरेंट्स ने बताया था। इसलिए राजाजी नगर थाने के इंस्पेक्टर ने तुरंत बैनर घाटा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया और मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताया। पुलिस को भी दोनों केस में बताई गई लड़के की पहचान सेम लगी, इसलिए बैनर घाटा की पुलिस ने पेरेंट्स को शव की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल बुला लिया और जब परिवार ने शव को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये उन्हीं का बेटा था
जिसकी लाश को आज लावारिस लाशों के बीच रखा गया था। इस लड़के का नाम था नितेश, जिसने महज 27 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। नितेश बेंगलुरु के राजाजी नगर में रहता था, जिसकी पहचान एक खुशमिजाज, जिंदा दिल लड़के के तौर पर की जाती थी। नितेश बिहेवियर के साथ साथ पढ़ाई में भी काफी अच्छा था, जिसके चलते इसे एक बड़ी कंपनी एक्सेंचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर नौकरी मिल गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर में पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 22 अक्टूबर को मिले नितेश के शव ने पूरी फैमिली की खुशियों को दुख में बदल दिया। परिवार के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि उनका बेटा साजिश के तहत मारा गया है, जबकि ना तो नितेश की किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही परिवार का किसी के साथ कोई क्लेश था। तो फिर नितेश को मारा किसने? ये सवाल परिवार के साथ साथ पुलिस को भी परेशान कर रहा था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि नितेश का जो भी दुश्मन था वो उससे काफी ज्यादा नफरत करता था। इसलिए उसने नितेश को हर तरीके से मारने की कोशिश की और आखिरकार उसका प्लान कामयाब हो गया। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि मरने से पहले नितेश ने कोई केमिकल कंपाउंड खाया था या फिर उसे खिलाया गया था। इसे किसी चीज में मिलाकर दिया गया होगा। यह केमिकल इतना खतरनाक था कि शरीर में पहुंचते ही नितेश की तबीयत खराब हो गई और उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी और उसके कपड़ों पर मिले वोमिट के अंश इस बात के गवाह थे। इस तरह नितेश को 3 तरीकों से मारने की कोशिश की गई थी। पहला था गले में मिले निशान, दूसरा था पत्थर से सर पर किए गए वार और तीसरा केमिकल कंपाउंड। लेकिन इतनी बेमी दिखाई किसने? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बैनर घाटा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाते हैं और इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नितेश की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक की हर एक छोटी से छोटी जानकारी जानने का फैसला करते हैं। पुलिस नितेश के फोन के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर पेरेंट्स बताते हैं कि नितेश घर से निकलने से पहले अपना फोन साथ में ले गया था। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसके शव के पास से उसका फोन बरामद नहीं हुआ, यानी फोन किलर के पास ही था। इसलिए पुलिस अब नितेश की कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन निकलवाती है ताकि पता चल सके कि नितेश किन किन लोगों के कांटेक्ट में था। जानकारी जुटाने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि नितेश 21 अक्टूबर की सुबह करीब 11 से 11:30 के दौरान घर से निकला था और इसके साथ ही इसकी 2 व्हीलर जिसे लेकर ये घर से सीधा कनकपुरा रोड पहुंचा। यानी इसने घर से करीब 17-18 किलोमीटर जितना दूर का सफर तय किया था और फिर यहां से इसने नाइस रोड पकड़ा और बैनर घाटा की तरफ गाड़ी मोड़ दी। और जब ये शिलिंद्रा दौड़ी एरिया पहुंचा तो कुछ मिनट के बाद इसकी लोकेशन बंद हो गई और फिर कभी फोन ऑन नहीं हुआ। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि इसी सफर के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसलिए पुलिस इन्हीं रोड्स पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है और नितेश की गाड़ी देखकर उसकी पहचान की जाती है। इस तरह पुलिस एक एक करके सभी लोकेशंस की जांच करती है और फिर बारी आती है कॉल्स डीटीएस की, जिन्हें खंगालने पर पुलिस के सामने एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम था सौम्या सलोनी, जिससे आखिरी बार नितेश की बात हुई थी। और इस कॉल की जो लोकेशन थी वो बेंगलुरु के पिनिया नाम की जगह की शो हो रही थी। इसलिए पुलिस नितेश के घर वालों से सौम्या के बारे में जानकारी लेती है और पता चलता है कि सौम्या नितेश की मंगेतर है, जिसकी उम्र 23 साल है और ये सुराना कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। सौम्या एक अच्छे रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी। पिता शहर के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट की लिस्ट में शुमार होते थे और सौम्या के नितेश से मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। शुरुआत में सिर्फ नॉर्मल हाय हेलो होती है, लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती कब प्यार का रंग ले लेती है इसका पता ही नहीं चलता है। इसलिए अब दोनों जल्द से जल्द शादी करने का फैसला करते हैं और इनके इस रिश्ते से दोनों में से किसी के भी परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए न सिर्फ इनके रिश्ते को मंजूरी मिलती है, बल्कि 4 सितंबर
2011 को दोनों की धूमधाम से मंगनी भी करवा दी जाती है और अब ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से फियंसे बन जाते हैं। यानी आखिरी बार नितेश ने अपनी फियोन से सौम्या को ही कॉल किया था। इनके रिश्ते को देखते हुए पुलिस को सौम्या पर शक करने की कोई वजह नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी पूछताछ के लिए पुलिस सौम्या के घर पहुंच जाती है। नितेश की मौत से सौम्या और उसका पूरा परिवार दुख के सागर में डूबा हुआ था। पुलिस अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी करती है और सौम्या ने बताती है कि जिस वक्त नितेश की डेथ हुई थी उस वक्त वह अपने घर पर थी और नितेश ने उसे टेक्स्ट मैसेज कर कहा था कि आई एम फाइनली विद माया। इसके बाद नितेश का ना तो कॉल आया और ना ही कोई मैसेज आया। पुलिस जब टेक्स्ट में माया नाम देखती है तो इन्हें भी कुछ दाल में काला लगता है। सौम्या और पुलिस दोनों को लगता है कि नितेश माया के साथ रिलेशन में था और शायद उसी ने नितेश को मारा है, लेकिन ये माया थी कौन, ये कोई नहीं जानता था। पुलिस नितेश के ऑफिस जाकर माया के बारे में पूछती है, लेकिन यहां से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है, बल्कि ऑफिस वाले बताते हैं कि नितेश काफी टाइम से ऑफिस नहीं आ रहा था, इसलिए उसे हटा दिया गया। घर से निकलने से पहले नितेश ने सौम्या को कॉल किया था और फोन बंद होने से पहले भी सौम्या से ही बात हुई थी, लेकिन इस बीच माया नाम की किसी भी लड़की ने उसे कांटेक्ट नहीं किया। इसी बात को सोचकर पुलिस का सर भी चकरा जाता है और अब पुलिस 21 अक्टूबर की उन सभी कॉल्स की लोकेशन निकलवाती है जिनसे नितेश ने कांटेक्ट किया था। इनमें सौम्या की लोकेशन भी शामिल थी, लेकिन नितेश बैनर घाटा अकेला गया था या फिर कोई इसके साथ था। इस राज को जानने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और देखा कि नितेश के साथ एक लड़की गाड़ी पर बैठी हुई है जो दिखने में सौम्या जैसी लग रही है, लेकिन क्या ये सच में सौम्या ही थी? इसे जानने के लिए जब सौम्या की लोकेशन निकाली तो खुलासा हुआ कि सौम्या की लोकेशन नीतीश के कोना नाकुटे में पहुंचने के बाद सेम जगह पर दिखाई थी और यहां से दोनों की लोकेशन एक ही थी। ये देखकर पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि सौम्या ने कहा था कि वो अपने घर पर थी, जबकि उसकी लोकेशन नितेश की लोकेशन से सेम टाइम पर मैच हो रही थी। क्राइम सीन के पास से पुलिस को एक हेयर क्लिप भी मिलता है। जब फॉरेंसिक लैब में इसके मालिक का पता लगाया जाता है तो वो सौम्या सलोनी ही होती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि मरने से पहले नितेश सौम्या के साथ ही था। तो फिर सौम्या ने झूठ क्यों बोला? अब इस सवाल का जवाब पुलिस सौम्या से पूछने का फैसला करती है। इसी बीच पुलिस को सौम्या की कॉल हिस्ट्री में एक नंबर दिखता है जिस पर 22 अक्टूबर को कई बार टेक्स्ट मैसेज किए गए और उससे पहले भी काफी बार कॉल्स की गई थी। इस शख्स का नाम था पार्श्वनाथ मलाकट्टी, जिसे प्यार से रोहन भी कहा जाता था, जो सौम्या से दिन में कई बार बात करता था, जबकि ना तो ये सौम्या का रिश्तेदार था और ना ही कोई फैमिली मेंबर। तो फिर इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन था? इन्हीं सब सवालों ने इस केस को एक ट्विस्ट भरा मोड़ दे दिया और पुलिस को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब रोहन की 21 अक्टूबर की लोकेशन निकाली गई। ये भी उसी जगह पर मौजूद था जहां नितेश और सौम्या दिखाई दिए थे, यानी रोहन इनको फॉलो कर रहा था। पर क्यों? इन्हीं सब सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस 29 अक्टूबर 2012 को सौम्या के घर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और फिर सवालों का सिलसिला शुरू होता है। हालांकि हर मुजरिम की तरह सौम्या भी पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, पर जब पुलिस सारे सबूत उसे दिखाती है तो बस सौम्या के पसीने छूट जाते हैं और वो सारा सच उगल देती है। दरअसल एंगेजमेंट के बाद सौम्या को लगने लगा था कि नितेश किसी और लड़की के साथ कांटेक्ट में है और उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, और इसका शक तब और बढ़ जाता है जब ये एक दिन नितेश को शॉपिंग मॉल में एक लड़की के साथ देख लेती है। और जब नितेश का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो एक गुस्से से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि नितेश ने न सिर्फ दूसरी लड़कियों की फोटो लाइक की थी बल्कि उन्हें फॉलो भी किया था, जो देखा जाए वैसे तो एक तरह से नॉर्मल था। लेकिन सौम्या से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, हालांकि नितेश ने इसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ इससे ही प्यार करता है। पर सौम्या का शक्की दिमाग
इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था और वो यही सब सोचकर डिप्रेशन में जाती जा रही थी। लेकिन तभी इसे हिम्मत देने आता है रोहन, जिससे पहली बार सौम्या सोशल मीडिया पर ही मिलती है। रोहन इसका दोस्त बनकर इसे समझाता है और धीरे धीरे रोहन की बातों से सौम्या की मेंटल हेल्थ ठीक होने लगती है और रोहन के इस अच्छे बर्ताव से सौम्या इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अब सौम्या डिसाइड करती है कि वो नितेश से शादी नहीं करेगी, बल्कि उससे सारा सच उगलवाकर उसे उसका असली चेहरा दिखाएगी। सौम्या नितेश के मुंह से सारा सच सुनना चाहती थी। अब क्योंकि ये साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, इसलिए इसे एक ऐसे खास कंपाउंड के बारे में पता चल जाता है जिसे कंज्यूम करने के बाद इंसान सच बोलने लगता है। इस कंपाउंड को अक्सर साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूज किया जाता है। बस इसी कंपाउंड का सहारा सौम्या भी लेती है। अपने इस प्लान के बारे में सौम्या रोहन को भी बता देती है और 19 अक्टूबर 2012 को सौम्या के कहने पर रोहन इस खास कंपाउंड को लेकर बेंगलुरु के मैजेस्टिक में आ जाता है, जहां दोनों मिलते हैं और आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। सब फाइनल हो जाने के बाद अगले दिन सौम्या नितेश को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और 21 अक्टूबर को दोनों कोना ना कुंटे पर मिलते हैं और ना इस रोड पर निकलते हैं। रास्ते में सौम्या जूस पीने के लिए कहती है और जूस लेने के बाद नितेश को कहीं अच्छी जगह पर चलने को कहती है ताकि वहां पर बैठकर दोनों जूस पी सके। गाड़ी पर ही चुपके से ये जूस में कंपाउंड मिला देती है और फिर सौम्या शिलिंद्रा दौड़ी इलाके में गाड़ी रुकवाकर नितेश को जूस पिलाती है, जिसे पीने के बाद इसे वोमिट होना शुरू हो जाती है और बिगड़ती तबीयत को देखकर सौम्या काफी घबरा जाती है और रोहन को मैसेज करके यहाँ बुला लेती है। रोहन सौम्या के दुपट्टे से नितेश का गला दबा देता है और फिर सौम्या बड़े से पत्थर से इसके सर पर वार कर देती है और कंपाउंड के ओवरडोज गहरे जख्म के चलते नितेश यही दम तोड़ देता है और ये दोनों नितेश का पर्स, मोबाइल वगैरह लेकर यहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। इस केस की सच्चाई जानने के बाद पुलिस के साथ साथ नितेश के घर वाले बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और फिर पुलिस रोहन और सौम्या को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है और चार्जशीट फाइल कर देती है। लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही मार्च 2013 में सौम्या को बेल पर जेल से रिहाई मिल जाती है, जबकि रोहन जेल में ही होता है। लेकिन सौम्या की जिंदगी जेल से निकलने के बाद और ज्यादा बस से बदतर हो जाती है। लोगों के ताने उसे मरने पर मजबूर कर देते हैं, इसलिए 25 अक्टूबर 2013 को सौम्या भी अपनी जान ले लेती है। सौम्या की मौत के बाद ये केस काफी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि केस की मास्टरमाइंड सौम्या मर चुकी थी और उसी के खिलाफ सारे सबूत थे। रोहन के खिलाफ कोई सबूत ना होने के चलते रोहन को अप्रैल 2015 में जेल से आजाद कर दिया जाता है और इस तरह सौम्या सलोनी का ये केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों, आपकी नजर में सौम्या और रोहन ने मिलकर क्या नितेश के साथ सही किया या दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।